हरे कृष्णा। एफएम में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का वैसे नाम तो बहुत बड़ा है, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्यार से हम लोग इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। ये चैप्टर में मैं आपको क्या सिखाऊंगा वो सुन लीजिए। आपको मान लीजिए अपना बिजनेस शुरू करना है या एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसके लिए फंड्स की चाहिए, पैसे चाहिए, या नया बिजनेस है उसके लिए पैसे चाहिए। आप पैसे कहां कहां से ला सकते हैं? या तो आप बैंक से लोन ला सकते हैं, डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, और आप जानते हैं इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकते हैं। अगर लोन लाएंगे तो बैंक को देना पड़ेगा हमें इंटरेस्ट। डिबेंचर्स इश्यू करते हैं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते हैं, डिविडेंड आमतौर पे उनके साथ भी हमारा रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है कि 14% प्रेफरेंस शेयर, दैट मींस 14% रेट ऑफ डिविडेंड। और अगर इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो उनको भी हमें डिविडेंड देना पड़ेगा, बट वो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर प्रॉफिट्स होंगे तो देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आप जो जो चीजें दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं या डिविडेंड दे रहे हैं, एज द केस में भी, वो आपके लिए कॉस्ट है। आप पैसा लाए, कैपिटल लाए, कैपिटल के बदले में आपको कुछ देना पड़ रहा है ना, जो देना पड़ रहा है वो आपके लिए क्या है? कॉस्ट है। ये चैप्टर वही सिखाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कॉस्ट। क्या लगता है, अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आप इन सारे सोर्सेज में कहां से पैसा लाएंगे जहां की कॉस्ट ज्यादा आएगी कि जिसकी कॉस्ट कम आएगी? जाहिर सी बात है, कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो जहां पे कॉस्ट हमारी कम आएगी, हम उन सोर्सेज से पैसा लेके आएंगे। आपने इक्विटी शेयर्स में अभी बताया, प्रॉफिट है तो डिविडेंड दें, नहीं है तो नहीं दें। ये तो कानूनी बातें हो गई, लॉ हो गया। प्रैक्टिकल जीवन थोड़ा सा हटके है। प्रैक्टिकल जीवन आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आपकी जेब में 10 लाख रुपए हैं। दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन है, इस 10 लाख रुपए को आप किसी के डिबेंचर खरीद लें, यानी डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दें, तो आपको क्या मिलेगा? ब्याज की इनकम होगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद लें, तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड, और अगर कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, शेयर एप्रिसिएशन होता है, तो वो आपका कहीं फायदा हो सकता है। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया डिबेंचर्स आप अगर खरीदते हैं तो ब्याज मिल रहा है, इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं डिविडेंड मिल रहा है। थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं दोनों में 10-10% का रिटर्न है। डिबेंचर्स खरीदेंगे तो आपको 10% ब्याज मिलेगा, और अगर शेयर्स खरीदते हैं तो डिविडेंड और एप्रिसिएशन सब मिला के 10% उसमें भी आप कमा लेंगे। आप क्या खरीदेंगे? अपना पैसा है, आपका अपना पैसा है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, क्या लगाएंगे, कहां पे इन्वेस्ट करेंगे? कि दोनों में किसी में भी कर सकते हैं। अगर दोनों जगह 10-10% के रिटर्न की उम्मीद है तो कहां लगाएंगे? डेट में, डिवेंचर्स खरीदेंगे किसी कंपनी के, कि इक्विटी शेयर्स खरीदेंगे? आपका अपना पैसा, आप डिसीजन लेना है, कुछ भी बोलो। आपको वो गंगा जी में फेंक दें, मुंह मान ली, आपका अपना पैसा, डिसीजन लीजिए भाई साहब। 10 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं, आपने खून पसीना एक करके, बहुत सालों की मेहनत है आपकी, जोड़े हैं अपने पैसे, ऐसे ही नहीं आए, और आज आपको वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना है। और ऐसा नहीं ऑप्शन हम ले रहे हैं कि आधा इधर आधा उधर, हम तो एक ही मान रहे हैं, या तो पूरा इधर इक्विटी में या पूरा डेट में। दोनों में आपके लिए इजी करने के लिए मैंने बोला कि दोनों में रेट सेम है। कमाई का रेट 10% होगा, ना उससे एक कम होने वाला है, ना उससे एक ज्यादा होने वाला है। कहां लगाइएगा? कितने लोग कह रहे हैं हम डिबेंचर्स में लगाएंगे पैसा? अगर दोनों जगह रेट सेम है, हैंड ऊपर रखिएगा, तो हम डिबेंचर्स में पैसा लगाएंगे। ओके, और कितने लोग कह रहे हैं हम इक्विटी में पैसा लगाएंगे? दोनों में उठाया क्या आप लोग ने हाथ? एक बार फिर से, डिबेंचर वाले कितने थे? ओके, और इक्विटी वाले कितने हैं? इक्विटी वाले क्यों लगाएंगे इक्विटी में? हाथ ऊपर किए, हाथ ऊपर किए, नीचे ना करिए, हाँ, हाथ ऊपर करके बताइए। हाँ, अच्छा, कह रहे जब फिक्स रेट दोनों से मिल रहा है तो इक्विटी से कहीं ना कहीं एक ओनरशिप की फीलिंग आती है, इसलिए इक्विटी में लगाएंगे जी। ओनरशिप और वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, ओनरशिप इधर, हाँ,
ओके, ये अच्छा है कि ओनरशिप वोटिंग राइट्स तो मिलते ही हैं, और हो सकता है कि कंपनी कल को बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स इशू करे तो उसमें भी हमारा एक अधिकार रहता है। वेरी गुड। अच्छा, और जो डिबेंचर्स बोल रहे थे वो अपना हैंड रेज करें जी, क्यों? अच्छा, कह रहे हैं साहब डिबेंचर्स इसलिए क्योंकि डिबेंचर्स एज कंपेयर टू इक्विटी ज्यादा सिक्योर्ड है। दैट मींस अगर रिस्क पर्सपेक्टिव से देखें तो डिबेंचर्स में कम रिस्क है, इक्विटी में ज्यादा रिस्क है। बिकॉज कह रहे हैं एज पर वाटरफॉल मैकेनिज्म, दैट मींस अगर कंपनी कल को लिक्विडेशन में जाती है तो पहले हम जो पैसा पे करते हैं वो डिबेंचर्स वालों को पे करते हैं, एंड देन जाकर के आखिरी में अगर कुछ बचता है तो इक्विटी वालों का नंबर आता है। ठीक, गुड। और कोई डिबेंचर्स में क्यों लगाए आप बताना चाह रहे थे? सेम, कुछ तो अपना होता है एक आधे शब्द, नहीं? अच्छा, सेम ही शब्द थे, बिल्कुल दोनों बिल्कुल सेम खाना खाते हैं। चलिए जरा समझते हैं। देखिए, अगर रिस्क की बात छेड़ी है तो उसी पे आते हैं। डिबेंचर्स और इक्विटी में रिस्क ज्यादा काहे में है? इक्विटी में। डिबेंचर्स में थोड़ी कम रिस्क है, इक्विटी में ज्यादा रिस्क है, आप मानते हैं? अगर इक्विटी में ज्यादा रिस्क है और इक्विटी में मैं पैसा लगाऊं, तो मैं इक्विटी में कब पैसा लगाऊं? जब मेरी एक्सपेक्टेशन जितना डिबेंचर से मेरे को मिलने वाला है उससे ज्यादा हो तो इक्विटी की तरफ भागूं, कि उतना ही हो कि उससे कम हो तो इक्विटी की तरफ भागूं? ज्यादा होगा तो मैं इक्विटी की तरफ भागूंगा। आप समझिएगा बात को। अगर मान लीजिए जिसे डिबेंचर से कम समझ में आता है तो बैंक की एफडी मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बैंक की एफडी 10% ब्याज दे रही है, थोड़ी देर के मान लेते, इतना दे नहीं रही, कम दे रही है, लेकिन मान लेते हैं 10% ब्याज दे रही है, और इक्विटी शेयर भी 10% ब्याज दे रहे हैं। अब मेरे को अगर दोनों सेम दे रहे हैं तो मैं इक्विटी में नहीं लगाऊंगा। बोनस और राइट ये तो सब फ्यूचर की बातें हैं, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, पैसा बचेगा ही कि नहीं बचेगा। ओनरशिप और वोटिंग राइट का क्या चार्ट डालेंगे, क्या करेंगे? आप जब रिटर्न ही नहीं दे रहे तो हमको, दुनिया तो किससे चलती है? गांधी जी से चलती है। तो भैया जब दोनों जगह अगर सेम रिटर्न होगा तो फिर हम बैंक की एफडी की तरफ भागेंगे, रीजन मीन सिक्योर्ड है वो एज कंपेयर टू इक्विटी। हाँ, इक्विटी में तब लगाऊंगा जब वहां का रिटर्न ज्यादा होगा। अगर डेट में पैसा मिल रहा है 10%, इक्विटी में 12, 15, 18% मिल रहा है, तो मैं थोड़ी सी रिस्क लेके हो सकता है इक्विटी की तरफ निकल पड़ूं कि यार डेट में तो धीमे धीमे मिलेगा, उसमें थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा और थोड़े ज्यादा हमारे पास डिस्पोजल फंड्स होंगे और हम अपनी चीजें अच्छे से कर पाएंगे। मानते हैं कि नहीं मानते? सहमत है मेरी बात से? अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं इक्विटी में हम तब पैसा लगाएंगे जब इक्विटी में रिटर्न डेट से ज्यादा मिलेगा, और एक तरफ आप कह रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी की मर्जी है कंपनी डिविडेंड दे या ना दे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कंपनी की मर्जी, कंपनी इक्विटी में डिविडेंड दे या ना दे, रिटर्न दे या ना दे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अगर हमारा खुद का पैसा होगा तो हम इक्विटी में तो तभी लगाएंगे जब उसका रिटर्न ज्यादा हो एज कंपेयर टू डेट। दोनों बातें कॉन्ट्रेरी है, आप आपस में कॉन्ट्रा कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं भाई साहब। एक तरफ कह रहे हैं कि दे ना दे हमारी मर्जी है, एक तरफ कह रहे हैं कि हम तभी लगाएंगे। अब सुनिए, दे ना दे ये लॉ के हिसाब से तो चीज ठीक है साहब, मर्जी है। प्रैक्टिकल जीवन में आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल जीवन में आपको देना पड़ेगा जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, एक इक्विटी वाला। जो भी इंसान इन्वेस्टर होता है ना इस दुनिया में, उसकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। जो भी पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करता है ना, बदले में उसको कुछ चाहिए होता है, एक्सपेक्टेशन होती है। मानते हैं कि नहीं मानते? है ना? अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाएंगे तो वो आपको छोड़ देगा, वो आपकी कंपनी को छोड़ देगा, भाग जाएगा। आपने लेट से कंपनी ए लिमिटेड उसके शेयर खरीदे इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये कंपनी हमको 15% रिटर्न देगी। उस कंपनी ने आपको 2-3% रिटर्न दिया, आप क्या करोगे? आप कंपनी ए के शेयर बेच दोगे। आप कहोगे यार हमारा खुद का पैसा था, मेहनत से कमाया हुआ, इतनी रिस्क ली, रिटर्न दे रहे हो 2% का। इस तरीके कंपनियां 15% रिटर्न देती हैं, कंपनी ए का शेयर बेच दोगे, किसी दूसरी कंपनी में स्विच कर जाओगे, मान लो कंपनी बी का शेयर खरीद लोगे। हर इन्वेस्टर यही करेगा। इससे होगा क्या? कंपनी ए के शेयर्स सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर रही है, डिमांड कम। जब सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, तो शेयर का प्राइस गिरेगा। इतने आप स्टॉक एक्सचेंज के जानकार हैं, आप जानते हैं कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है।
कोई भी कंपनी क्या ये चाहेगी कि उसके शेयर का दाम कम होए? नहीं चाहेगी। हर कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि उसके शेयर का दाम बढ़े, उसके वैल्यूएशन जब हो तो उसका भी वैल्यूएशन ज्यादा हो। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है। और जब आपका ऑब्जेक्टिव यही है तो इसका मतलब है कि इक्विटी वाले की भी एक्सपेक्टेशन आपको मीट करनी पड़ेगी। और आपको पता है जो इक्विटी की एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी के लिए कॉस्ट है। जितना तुमको चाहिए उतना कंपनी को देना है, इसका मतलब कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट। तो क्या अगर हम ये कहते हैं कि इक्विटी की कॉस्ट जीरो आती है, कंपनी के लिए इक्विटी कॉस्ट नहीं होती, जीरो होती है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी? ये फॉल्स होगी। बल्कि इक्विटी की कॉस्ट तो सबसे ज्यादा आती। भाई लॉ तो एक थ्योरी है, एक पेपर है, एक कानून है। प्रैक्टिकल जीवन में व्यापार चलाना थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लॉ तो कह रहा है नहीं तो दिक्कत नहीं है, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि नहीं देना है। जैसे आप एग्जाम नहीं दो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई सजा नहीं है, आपने एग्जाम नहीं दिया ड्रॉप कर दिया। बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं देना, आपको देना है। समझ रहे हैं? हम लोग इस चैप्टर में हर एक कंपोनेंट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीख के चलेंगे। जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा, जब आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना आ जाएगा, तब तो मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हमारा चैप्टर था, जो इससे पहले हम लोग ने लेवरेज वाला टॉपिक पढ़ा था और कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज, तब तो वो पढ़ पाएंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि पूरी कैपिटल में हमको, मान लीजिए मेरी कंपनी बनानी है, 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो 1 करोड़ में कितना डेट, कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस शेयर लगाएं, कितना बैंक से लोन लें। वो तब तक नहीं सिखा पाऊंगा जब तक मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं सिखाता, नहीं तो मैं रटवाऊंगा बैठ करके कैपिटल स्ट्रक्चर। इसलिए मैं पहले ये पढ़ा रहा हूं। और इससे पहले लेवरेज इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपके दिमाग में इतना पहुंच जाए कि भैया ब्याज वगैरह जो होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है और उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे अल्टीमेटली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी प्रॉफिट बढ़ जाता है, ये सारी चीजें। यहां तक बात चली गई दिमाग में? ठीक है सर, ये बात तो हमारे दिमाग में चली गई। सर एक बात बताओ, पूछो बेटा। सर आप एक एक करके सारे पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाऊंगा। जैसे मैं आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकालना सिखाऊंगा। हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में हम लोग कॉस्ट को शॉर्ट में सी से डिनोट नहीं करते, के से डिनोट करते हैं। के फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, स्पेलिंग वही COST, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट और ये KD क्या है? डी फॉर डेट, कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो हम KD आपको निकालना सिखाएंगे, KTL निकालना सिखाएंगे, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन निकालना सिखाएंगे, हम आपको KP निकालना सिखाएंगे। कमला पसंद नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सिखाएंगे, कुछ KR होता है, रिटेन अर्निंग कॉस्ट, वो सब निकालना सिखाएंगे। एक एक करके आपको सारी कॉस्टिंग सिखाएंगे कि सब कैसे निकलती है। इससे पहले एक एग्जाम्पल आपके सामने लेना चाहते हैं। मान लो एक कंपनी है, ऐसे लेते हैं। हाँ, एक कंपनी है, उसका EBIT आता है 100 का, उसके इंटरेस्ट है लेट से 10 रुपए का, तो उसका EBT कितना है बेटा? 90 का। और मान लेते हैं कि उसके यहां टैक्स लगता है कितने परसेंट, मान ले लेट से 30% टैक्स लगता है, तो 90 का 30% टैक्स 27। और उसका EAT आता है कितना बचेगा? 63 का EAT बचेगा। वहीं पे एक दूसरी कंपनी है, वो भी 100 का EBIT कमाती है, लेकिन उसके यहां ब्याज नहीं है, उसने डेट वगैरह इशू नहीं कर रखे, ब्याज नहीं है, ब्याज की कॉस्ट है 0। यानी एक जो एक्सपेंस इस कंपनी का था 10 रुपए का, वो बगल वाली कंपनी का नहीं। अच्छा, इसका एक्सपेंस 10 रुपए का था, तो इसका प्रॉफिट जो आया था अर्निंग आफ्टर टैक्स वो 63 आया था। इसका एक्सपेंस नहीं है, तो इसका प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 10 रुपए का खर्चा अगर बच गया तो इसका कितना आना चाहिए? 73 आना चाहिए। भाई तुम्हारा 10 का खर्चा था तो 63 आया, तुम्हारा 10 का खर्चा नहीं है तो कितना आना चाहिए? 73। चलो चेक करते हैं एक बार जरा 73 आता भी है कि नहीं, देखते हैं। भाई साहब 100 रुपए की EBIT, ब्याज 0, तो EBT कितना बचा? 100 का। टैक्स कितना लगेगा? 30%, 30 रुपए का। तो EAT बचेगा कितना? ओहो 73 नहीं बचा, कितना बचा? 70। ऐसा क्यों हुआ? भाई खर्चा तो मेरा 10 रुपए कम है पहले वाली कंपनी के मुकाबले। पहले वाली कंपनी का जो खर्चा है
उससे मेरा 10 रुपए का खर्चा कम है। बाकी सारी चीजें मैंने ईबीआईटी से ही माना ताकि आप कंपेयर कर पाए, लेकिन फिर भी मेरा जो ईएटी है वो 10 रुपए ज्यादा क्यों नहीं है? उसका अगर 63 है तो मेरा 73 क्यों नहीं है? मेरा 70 क्यों है? बिकॉज ऑफ टैक्स, बिकॉज ऑफ टैक्स। उसका क्या हुआ, वो जो पहले वाली कंपनी है जिसका 10 का ब्याज है, उसका हुआ ये कि 10 का ब्याज जो है ये इनकम टैक्स में एक अलाउवेबल खर्चा है, एक अलाउड खर्चा होता है। इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है, सेक्शन 36 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें ये इंटरेस्ट के खर्चे एक्सप्रेसली अलाउड होते हैं कि आप ये माइनस कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, 10 रुपए का खर्चा अलाउ था तो उसने 10 रुपए का खर्चा किया, और फिर जो 90 आया इस 90 पे टैक्स दिया, 90 पे टैक्स दिया, 30% तो 27 का टैक्स आया, यानी इस 10 रुपए पे टैक्स उसका बच गया। 10 रुपए की वजह से 10 रुपए का 30%, 3 रुपए का टैक्स उसका बच गया। आप समझ पा रहे हैं? दूसरी कंपनी का ये इंटरेस्ट का खर्चा रहा नहीं, तो उसका पूरा 100 रुपए का ईबीटी आया तो उसको टैक्स देना पड़ा 30 रुपए, तो इसलिए 70 ही बचा। दैट मींस अगर हम तीनों में, मतलब इन दोनों में कंपैरिजन की लाइन ड्रॉ करें यहां पे, तो पहले वाले में ईबीआईटी में कोई अंतर नहीं, 100-100। दूसरे में, दूसरी वाली जो कंपनी है इसका 10 रुपए का खर्चा कम है, दूसरी वाली कंपनी का एरो नीचे करिए कि 10 रुपए का खर्चा कम है। ईबीटी 10 रुपए से आपका अगेन यहां वो है ज्यादा है, उसमें जो रहने देते हैं। टैक्स में आते हैं, टैक्स, टैक्स में क्या है, 3 रुपए। दूसरी वाली कंपनी का जिसमें ब्याज नहीं, उसका 3 रुपए का टैक्स ज्यादा है। 10 रुपए का खर्चा तो तुम्हारा कम हुआ, लेकिन टैक्स बढ़ गया। टैक्स क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो खर्चा अलाउड खर्चा था, तुम्हारा खर्चा हुआ नहीं, हुआ नहीं तो अल्टीमेटली 3 रुपए का तुम्हारा टैक्स बढ़ गया, तो तुम्हारा जो खर्चा कम हुआ वो केवल 7 से कम हुआ। मतलब नेट फायदा तुमको 10 का नहीं मिल पाया, तुमको कितने का मिला? 7 का। सुनिए, आपने मजाक मजाक में डेट की कॉस्ट निकालना सीख लिया है सर? हाँ। अगर हम लोन लेके आते हैं 10% ब्याज के रेट पे, मान लीजिए, तो मेरी जो कॉस्ट बैठती है ना, मैं लोन लेके आया किसी से, बैंक से, 10% कॉस्ट पे, या डिवेंचर इश्यू करे, डिवेंचर और टर्म लोन का एक ही तरीका होता है निकालने का, 10% कॉस्ट पे। तो मेरी जो कॉस्ट होती है ना, मेरे को अंदर ही अंदर पता होता है कि मेरी कॉस्ट 10% नहीं, 10 से कम है। अगर 30% टैक्स रेट है तो मेरी कॉस्ट जैसे 7 ही रुपए मेरी जेब से जाएगा, देंगे बैंक को 10 रुपए, बट नेट इंपैक्ट 7 का इसलिए पड़ेगा क्योंकि बैंक को 10 देंगे तो उसकी वजह से 3 रुपए का टैक्स बच जाएगा। पहली वाली कंपनी देखिएगा, पहली वाली कंपनी में 10 का टैक्स, 10 का हम इंटरेस्ट बैंक को देंगे तो 10 पे टैक्स जो 3 रुपए का है वो मेरा बच जाएगा। इसकी वजह से मेरी कॉस्टिंग केवल 7 की आएगी। अगर पहली और दूसरी कंपनी को कंपेयर करें तो पहली कंपनी में जो नेट कॉस्ट ज्यादा आ रही है वो केवल 7 रुपीज की आ रही है। हमने 63 कमाया, उसने 70 कमाया, तो मेरी इनकम कम है यानी कॉस्ट ज्यादा है। मेरी कितने से इनकम कम है? 7 से ना, 10 से तो इनकम कम नहीं है ना, 60 थोड़ी ना मेरी इनकम। ये जा रहा है बात? आपको इस चैप्टर में जब मैं अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सिखाऊंगा तो उसमें जो डेट होता है, जो टर्म लोन होता है, उसमें फायदा क्या मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन को कि उसके टैक्स की छूट मिल जाती है। वहीं पे जब डिविडेंड की बात करते हैं, डिविडेंड इनकम टैक्स में अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं होता। तभी जब आपने पूरा फॉर्मेट लिखा था लेवरेज वाले चैप्टर में, अगर अभी तक आपको याद है तो डिविडेंड टैक्स के बाद माइनस होता है। याद है आपको? सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, पहले ईबीटी फिर टैक्स ईएटी, टैक्स माइनस करके ईएटी, फिर प्रेफरेंस का डिविडेंड, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। जितने भी डिविडेंड हैं वो नीचे होते हैं, माइनस टैक्स के बाद होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिविडेंड इनकम टैक्स में अलाउड एक्सपेंडिचर है ही नहीं। तो अगर डिविडेंड 10 का दे रहे हैं तो 10 रुपए खर्चा होता है, बट अगर इंटरेस्ट 10 का दे रहे हैं तो खर्चा 7 का होता है, अगर 30 का टैक्स मान रहे हैं, 30% टैक्स मान रहे हैं तो। इसलिए चैप्टर बनाना पड़ा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी पड़ेगी। मैंने ये पूरी बात आपको इसलिए समझाई, नहीं तो हो सकता है आपके दिमाग में आता क्यों निकाल रहे भाई, जितने का लेके आए 10% लोन पे लेके आए तो 10% हो गई, कॉस्ट खत्म हो गया। नहीं साहब, निकालना पड़ेगा टैक्स वगैरह का इंपैक्ट के बाद कि इफेक्टिव नेट कॉस्ट मेरी कितनी बचने वाली है। तो चलिए पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं, थ्योरी से ही शुरू करते हैं।
सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस चैप्टर का नाम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्यार से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल रहे हैं। आइए बहुत आराम से, इजी थ्योरी है। फाइनेंस, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। क्या बात है, वेरी गुड। देखिए, एक हमको और आपको चलना है, तो हमको और आप, हमारे और आपके लिए ब्लड जितना जरूरी है ना, खून का दौरान चलता रहना चाहिए, तभी हम और आप चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, खून नहीं है शरीर में तो फिर चले जाएंगे। बिजनेस के लिए खून क्या है? फाइनेंस। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। इट इज ऑफ द वाइटल सिग्निफिकेंस फॉर मॉडर्न बिजनेस विच रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल। कह रहा है आज की तारीख में जो मॉडर्न बिजनेस जिसमें ह्यूज कैपिटल चाहिए, पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, उसके लिए सब बहुत जरूरी है। आजकल तो आप देखते हैं शार्क टैंक वगैरह आता है, लोग ने पैसा मांगने आते हैं, 1 करोड़ रुपए दे दो 10% इक्विटी के लिए, इतने परसेंट के लिए, है ना। फंड्स रिक्वायर्ड फॉर ए बिजनेस में बी क्लासिफाइड। दो तरीके के फंड चाहिए होते हैं बेटा, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म डेट से ले आइए, लोन टर्म लोन ले लीजिए, इक्विटी प्रेफरेंशियल। शॉर्ट टर्म क्यों चाहिए? शॉर्ट टर्म थोड़े समय के लिए, में भी वर्किंग कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए हमें रॉ मटेरियल खरीदना है ना। रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उससे प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, 2 महीने बाद पैसा मिल जाएगा, उतने 2 महीने के लिए मिल बैंक से लोन चाहिए, होता है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन या इस तरीके का। शॉर्ट टर्म लोन को इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में हम केवल लॉन्ग टर्म पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए एक अलग चैप्टर आएगा एफएम में, शॉर्ट टर्म इसमें कवर है ही नहीं चैप्टर में, उसके लिए एक चैप्टर आएगा वर्किंग कैपिटल, उसमें पढ़ेंगे। तो कह रहा है फाइनेंस हमारे को 2 तरीके के चाहिए होते हैं, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस फॉर ए लॉन्ग पीरियड इज रिक्वायर्ड। लॉन्ग समय के लिए क्यों चाहिए साहब? फॉर परचेजिंग फिक्स्ड एसेट खरीदने हैं, जैसे कि लैंड बिल्डिंग वगैरह। अब चलो समझिए, लैंड बिल्डिंग वगैरह परचेज करनी है तो शॉर्ट टर्म लोन थोड़ा ना लेके आएंगे। बैंक से अगर लोन लिया है 2 महीने के लिए, उससे बिल्डिंग खरीद के बैठ गए, तो वापस कैसे करेंगे पैसा? तो उसके लिए चाहिए लॉन्ग टर्म। तो कह रहा है लैंड बिल्डिंग मशीनरी ये सब खरीदना है। इवन अ पोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल which is required to meet day to day expenses is of permanent nature। बहुत बढ़िया लाइन बोल गए। कह रहे हैं साहब वैसे तो आपको अभी बताया कि लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट खरीदना है, लैंड बिल्डिंग खरीदनी, मशीनरी खरीदनी है, और वर्किंग कैपिटल के लिए आमतौर पे शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए। बट कह रहे वर्किंग कैपिटल का कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म से फाइनेंस कराया जाता है। हमने कहा मतलब, कह रहे ये मतलब वैसे तो वर्किंग कैपिटल में सर समझाएंगे, लेकिन अभी समझा देते हैं तब ये लाइन जाएगी। सुनिए, ये एग्जांपल याद रखना, वर्किंग कैपिटल तक जाते जाते भूलना नहीं। मान लीजिए मेरी किसी चीज की शॉप है, मेरी शॉप है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मैं हर क्लास में लेता हूँ हर उसमें। मेरी छाते की शॉप है, अम्ब्रेला की शॉप है, छाते बेचते हैं। अब छाते की शॉप है, क्या रखते हैं वहां पे? छाते रखते हैं। छाते कब ज्यादा बिकते होंगे, कौन से सीजन में ज्यादा बिकते होंगे? रेनी सीजन में, और उसके बाद समर सीजन में। रेनी सीजन में सबसे ज्यादा, उसके कम समर सीजन में, कि सुंदरियां आती हैं ले जाती हैं कि हम काले ना हो जाए, है ना। और बहुत कम बिकते होंगे विंटर सीजन वगैरह में, बहुत ना के बराबर छाते बिकते हैं। अच्छा, तो जब विंटर सीजन में जैसे बहुत ना के बराबर बिकते हैं, तो छाते की दुकान उतने टाइम के लिए बंद कर दी जाती है, कि अगर छाते की दुकान है शर्मा जी छाते वाले, तो वो खुली रहेगी 12 महीने, 12 महीने खुली रहेगी, छाते का काम है उनका, है ना। हाँ, बात ये है कि जब सीजन होता है तो वो करते क्या है, सीजन में ज्यादा छाते खरीद के रखते हैं, हर एक तरीके की वैरायटी का, कि लड़का लड़की बने हुए हैं, है ना, और जो भी आपको अच्छा लगे, बिस्किट बना है ना, डॉगी बना है, पप्पी मतलब वो डॉगी वाला। तो साहब अलग अलग तरीके की वैरायटीज के रखते हैं, कि लोग आते हैं, लोग देखते हैं अलग अलग रंग बिरंगे और खरीदते हैं। हाँ, जब ऑफ सीजन होता है तो वैरायटीज उतनी नहीं रखी जाती, कम रखी जाती। हाँ, कुछ छाते तो रखने पड़ते हैं, कुछ छाते इसलिए रखने पड़ते हैं कि दूर से दिखाई दे कि छाते की शॉप है। लेट से 100 छाते तो तब भी रहते हैं, पता तो चल जाए कि छाते की दुकान है भैया। और जब सीजन होता है तो 100 को 1000-2000 छाते पे कन्वर्ट कर लिया जाता है, कि भी आएंगे लोग, वैरायटीज दिखाएंगे अलग अलग तरीके की, तो लोगों को पसंद आएगा। जब सीजन आया और आपको 100 छाते पहले से थे, 1000 छाते का स्टॉक और भरना है, उस 1000 छाते के लिए हम जो लोन लेके आते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लाते हैं। क्योंकि हमें पता है हम आज लोन लाएंगे, छाता लाएंगे, 1-2 महीने में वो छाता बिक जाएगा, पैसा मिलेगा, लोन को चुका देंगे। बट साहब जो ऑफ सीजन भी होगा, उस समय भी 100 छाते तो ऐसे हैं जो हमेशा हमारी शॉप में रहेंगे पूरे 12 महीने। 100 छाते से कम तो हम कभी रखते ही नहीं, ताकि पता तो चले कि अम्ब्रेला की शॉप है।
तो वो जो 100 छाते के लिए हम फाइनेंस लाएंगे कहीं से, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लाएंगे फाइनेंस, वो लाएंगे लॉन्ग टर्म समय के लिए। तो यहां ये लिखा है कि इवन वर्किंग कैपिटल का एक पोर्शन, वर्किंग कैपिटल का थोड़ा पोर्शन इंसान लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करता है। तो उसका तरीका यही है कि वर्किंग कैपिटल का वो पोर्शन जो आपको लग रहा है ये पैसा तो हमारा पैसा ब्लॉक रहेगा पूरे 12 महीने, 100 छाते में अगर एक कम भी हो गया, 2 कम भी हो गया तो और खरीद लाते, ताकि 100 छाते उतने तो भरे रहे। तो पढ़ के देखते हैं, इवन, अब आप ये लाइन पढ़िएगा आएगा समझ में, इवन अ पोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक पोर्शन वर्किंग कैपिटल का विच इज रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस, इसमें से भी कुछ पोर्शन परमानेंट नेचर का होता है, एंड टू फाइनेंस इट, उस पोर्शन को फाइनेंस करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए होता है। तो हम इस पूरे चैप्टर में लॉन्ग टर्म कैपिटल के बारे में ही पढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेस के बारे में ही पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस किसके किसके लिए चाहिए, कोई आपसे पूछे, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, लैंड बिल्डिंग खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, या वर्किंग कैपिटल का कुछ पोर्शन के लिए भी लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ये लाइन बड़ी अच्छी लिखी है। देखिए, मान लीजिए एक कंपनी है मैगी, और मैगी आप खाते हैं ना, और एक है यिप्पी नूडल्स। क्या पसंद है आपको ज्यादा? मैगी पसंद, ठीक। दोनों कंपनियां हैं मैगी और यिप्पी नूडल्स, दोनों का रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ही रहता होगा, मैदा वैदा जो भी डालते हो, लेकिन दोनों का प्रोडक्शन अलग होगा कि सेम होगा? अलग होगा। किसका ज्यादा होगा? मैगी का। क्यों? डिमांड ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट किसकी ज्यादा लगी होगी? मैगी की। मशीन किसकी ज्यादा लगी होंगी? मैगी की। कह रहे साहब, व्यापारों के अंदर भी, हर व्यापार में स्केल ऑफ बिजनेस को देखते हुए, नेचर ऑफ बिजनेस को देखते हुए भी अमाउंट जो लॉन्ग टर्म चाहिए वो अलग अलग होता रहता है। एक व्यापार ऐसा है जिसमें आप सुबह इन्वेस्टमेंट करते हैं और शाम को पैसा रियलाइज हो जाता है। गोलगप्पे का ठेला, चाट, वो सुबह जाता है, मंडी जाता है, मटर वटर खरीदता है या चाट बनाता है, तो है ना, वो आलू आलू खरीदता है, दिन भर चटनी वटनी बनाता है, और शाम को लड़कियां घेर के उनको खड़ी जाती, भैया थोड़ा तीखा, भैया। पैसा मिलता है। उधारी का बिजनेस नहीं है ये नगद का बिजनेस है। आप समझिए, हमारे आपके में तो आप जब अगर मान लीजिए प्रैक्टिस करेंगे तो क्लाइंट आपसे काम करा जाएगा, फिर 10 बार आप उसको फोन करेंगे फीस के लिए। ये होता है प्रैक्टिस में। अरे भैया कैसी बातें कर दी, दे देंगे। उस आपसे अच्छा गोलगप्पे वाले इंसान सामने पूछता, ये कितने हुए? 150 रुपए, ये लो, है ना, एटीट्यूड में देता है। उसे थोड़ी ना डेढ़ बाद दे देंगे भैया। तो वो समझिए, उसकी अगर आप समझें तो उसको जो पैसा चाहिए वो कम समय के लिए चाहिए। तो कह रहा है लॉन्ग टर्म पैसा भी डिपेंड करता है आपका स्केल ऑफ बिजनेस कैसा है, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। अब ऐसे ही अगर बिजनेस में बात करें तो बिजनेस में जो प्रोफेशन में है, जैसे डॉक्टर की क्लिनिक है, उसको पैसा कम चाहिए। डॉक्टर की क्लिनिक के लिए उसको क्या चाहिए? वो कौन सा रखा है उसने स्टॉक अपने यहाँ? उसके यहाँ तो आप जा रहे हैं उसकी कला के लिए ना, उसको स्टॉक कम चाहिए ना। लॉन्ग टर्म फाइनेंस को कौन सी मशीन लगा के बैठा है वो, आप समझिए। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, ध्यान से पढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स फिक्स्ड फॉर फाइनेंसिंग फॉर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, यानी इसमें हमें फाइनेंसिंग मिलती है काय के लिए, जो भी हमें फिक्स्ड कैपिटल, एक लॉन्ग टर्म समय के लिए कैपिटल चाहिए ताकि हम फिक्स्ड एसेट वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर पाए। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कैपिटल मार्केट, मार्केट से लाते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हैव ए लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन बिजनेस। बहुत बढ़िया बात बोल गए। आज आप किसी से पैसा ला रहे हैं, इक्विटी शेयर से, डिबेंचर से, तो सोच समझ के लाएंगे कि भाई सही जगह से पैसा ला रहे हैं कि नहीं, कि लाने के बाद सोचेंगे कि सही से पैसा लाए कि नहीं लाए। सोच समझ के। क्यों? क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है। आप अगर गलत पैसा ले आए, महंगा पैसा ले आए, तो आपका नुकसान भी हो सकता है। जनरली लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्यों यूज करते हैं? यूज फॉर फाइनेंसिंग बिग प्रोजेक्ट या एक्सपेंशन प्लान, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, फंडिंग ऑपरेशंस, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है? अ बिजनेस रिक्वायर्स फंड टू परचेज फिक्स्ड एसेट, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह। ये एसेट को आप कह सकते हैं बिजनेस के फाउंडेशन एंड नींव है। अगर यही एसेट आप गलत पैसों से खरीद लाए तो गलत हो जाएगी, नींव हिल गई तो सब कुछ हिल जाएगा। द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर दीज एसेट, इन एसेट के लिए जो कैपिटल चाहिए वो होती है फिक्स्ड कैपिटल।
आप पार्ट ऑफ दी वर्किंग कैपिटल, ऊपर भी लिखा था कुछ पार्ट वर्किंग कैपिटल का भी परमानेंट नेचर का होता है, और फंड्स उस पार्ट के लिए जो चाहिए वो भी फिक्स कैपिटल कहलाती है, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहलाता है। क्या पर्पस है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का? टू फाइनेंस फिक्स्ड एसेट खरीदना, टू फाइनेंस परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड टू फाइनेंस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बड़ा करना है तो भी आपको पैसों की जरूरत तो पड़ने वाली है। कोई डाउट आ रहा है किसी के दिमाग में तो पूछ सकते हैं। आ रहा है? कुछ पूछना है? कुछ मन में आ रहा है? कुछ शेयर करना है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है। गोलगप्पे खाने का मन तो नहीं किया आपका? किया तो आपने भी खाइएगा, हमको भी खिलाइएगा। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कौन कौन से फैक्टर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में फर्क डालते हैं? एक तो नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ बिजनेस डिटरमाइन करता है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। एक यहां ये पढ़िए एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर है तो उसको ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि उसको लैंड भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, मशीन्स भी चाहिए, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक लार्ज अमाउंट कैपिटल के लिए। लेकिन एक ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग समझते हैं, ट्रेडिंग मींस खरीदती है बेचती है, खरीद रहा प्रोडक्ट, पेन खरीदा बेचा, पेन खरीदा बेचा, मैन्युफैक्चरिंग मतलब पेन बना रहा है। दोनों में लॉन्ग टर्म कैपिटल किसको ज्यादा चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग को, मशीन लगानी है, ये लगाना है, वो लगाना है। लेकिन कह रहा है ट्रेडिंग कंसर्न से डील करती है, मान लो वॉशिंग मशीन में, तो उसको एक स्मॉलर अमाउंट चाहिए होगा लॉन्ग टर्म फंड के लिए। क्यों? क्योंकि उसको कोई बिल्डिंग बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या मशीन नहीं खरीदनी। नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, आप कैसे गुड्स बनाते हैं। इफ ए बिजनेस इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल एंड सिंपल आर्टिकल, आप छोटे आर्टिकल, आसान आर्टिकल बनाते हैं, तो हो सकता है आपको स्मॉलर अमाउंट चाहिए हो फिक्स्ड कैपिटल का, एज कंपेयर टू वन मैन्युफैक्चरिंग हैवी मशीन। मान लो भेल है, भेलपूरी नहीं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल मशीन्स बनाता है। अब उसके लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए, कह रहा मशीन्स बना रहे हैं, या हैवी कंज्यूमर आइटम्स बना रहे हैं, जैसे कार बनाते हैं, कैपिटल ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। रेफ्रिजरेटर्स बनाते हैं, इन सब में ज्यादा कैपिटल चाहिए। किस नेचर के गुड्स आप बनाते हैं? टेक्नोलॉजी, कह रहे हैं हैवी इंडस्ट्री जैसे कि स्टील वगैरह में फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत लार्जर होती है देन इन केस ऑफ ए बिजनेस। मान लीजिए एक बिजनेस है जो प्लास्टिक जार बनाता है, एक है जो स्टील का प्रोडक्शन करते हैं प्लास्टिक जार में। ज्यादा टेक्नोलॉजी किसमें चाहिए होगी? स्टील के व्यापार में चाहिए, क्योंकि स्टील एक ऐसा व्यापार है, बहुत सब कंपटीशन सभी में, स्टील के व्यापार में आपको पता है, आप जो देखते हैं आयरन देखते हैं ना, लोहे की सरिया घर बनता है, सोचिए उसका प्रोडक्शन, सोचिए उसका प्रोडक्शन, रॉ आयरन आया, उसको गलाया गया, उसका प्रोडक्शन, पूरा R&D डिपार्टमेंट लगा रहता है कि साहब कैसे हम इसकी कॉस्टिंग कम करें। बहुत सारे हैं मार्केट में आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि सपोज करिए एक सरिया गलत बन गई, उस पर पूरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिपीट हो जाती है। वो सरिया अगर गलत बन गई फिर जाएगी, फिर वो गलाई जाएगी, फिर वो आएगी, फिर वो कॉस्टिंग अगर रिपीट हो गई, प्रॉफिट मार्जिन गया आपका। कैसे वेस्टेज कम करें, क्या टेक्नोलॉजी अपनाएं? तो कह रहे हैं प्लास्टिक जार बना रहे, सिंपल टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, और जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसमें भी सिंपल चाहिए, लेकिन जहां हैवी टेक्नोलॉजी चाहिए वहां पे वैसा आपको ज्यादा चाहिए। फीचर्स क्या होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के? फीचर्स की बात करें, टू मेन सोर्सेज, एक या तो ओनरशिप कैपिटल होगा या बोरोड। ओनरशिप में इक्विटी शेयर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग हो सकती है। सर ये रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है वो पैसा जो हमने कमाया लेकिन डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट ना करके रोक लिया। हमने पैसा कमाया व्यापार में, 1,00,000 रुपए का हमने पैसा कमाया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, बांटा 20,000, 80,000 रोक लिया फॉर ग्रोथ पर्पसेस। कोई भी व्यापार इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बड़ा बनता है, उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। बोरोड कैपिटल में डिबेंचर्स, टर्म लोन, अदर्स। तो इन्होंने फिर से इसको दो पार्ट में लिखा, इंटरनल में ये तीनों हो गए और एक्सटर्नल में ये तीनों हो गए। ओनर्स कैपिटल की बात करते हैं, इक्विटी शेयर, ये रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट जो ओनर्स ने कर रखी है। आप लोगों ने बताया भी था इक्विटी शेयर होल्डर ओनर्स होते हैं, ये एंजॉय करते हैं रिवॉर्ड भी और बियर करते हैं रिस्क भी। रिवॉर्ड कैसा? जितना डिविडेंड तो है, जितना ज्यादा कमाया, 1 करोड़ कमा लिया, 2 करोड़ कमा लिया, 10 करोड़ इस बार कमा लिया, सब किसका? इक्विटी। लेकिन रिस्क किस बात की है? कल को कोविड की जैसे लॉकडाउन हो गया हुआ था ना, तो रिस्क भी किसकी है? आप ही की है। प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी आपका। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस के डिविडेंड देने के बाद ही इक्विटी को मिलता है। एंड आफ्टर मीटिंग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नीड्स भी कंपनी रोक लेती है, उसके बाद डिविडेंड देती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें तो यहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा बताना एक बार, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड पहले मिलता है कि इक्विटी वालों को? प्रेफरेंस कह रहे हैं, जैसा कि नाम बता रहा है, प्रेफरेंस वालों को पहले डिविडेंड मिलता है। आमतौर पर प्रेफरेंस शेयर्स के पास आपको पता होगा
दो तरीके के प्रेफरेंशियल राइट होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। एक तो डिविडेंड पहले मिलता है एंड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप उनको पैसा पहले वापस मिलेगा, किसके कंपैरिजन में, इक्विटी के कंपैरिजन में। ठीक है, रिटेन अर्निंग की बात करें, कह रहा है ये वो अर्निंग है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी शेयर होल्डर को, यानी एक फर्म रिटेन कर सकती है वो पोर्शन अपने प्रॉफिट का या पूरा प्रॉफिट जो उसको लग रहा है आगे चाहिए, फ्यूचर फाइनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए चाहिए। बोरोड कैपिटल की बात करें, डिबेंचर, डिबेंचर कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर। डिबेंचर कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल। ये क्या है कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, बात नहीं समझ में आई। जिनके पास ऑप्शन होता है कि एट द ऑप्शन ऑफ द डिबेंचर होल्डर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एट ए फ्यूचर डेट। नॉन कन्वर्टेबल कि हम आपको कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप अपना पैसा लीजिए और चलते बनिए। ठीक है, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल लिखा भी है। नॉन कन्वर्टेबल दीज आर स्ट्रेट डेट इंस्ट्रूमेंट कैरिंग अ फिक्स्ड रेट एंड हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड, फॉर एग्जांपल 5 to 9 इयर्स। ये एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है। इफ इंटरेस्ट इज एक्यूमुलेटेड इट हैज टू बी पेड बाय द कंपनी एट द लिक्विडेशन ऑफ एसेट। इसमें भी अगर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है तो अगेन या तो वो क्यूमुलेटिव डिबेंचर्स होंगे या वो नॉन क्यूमुलेटिव डिबेंचर्स होते हैं, बहुत बाइफर्केशन है, में नहीं जाते। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो हैं जो आप कन्वर्ट करा सकते हैं। टर्म लोन ले सकते हैं साहब बैंक से, बहुत सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक आज की तारीख में मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सब लोन देते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जैसे आईसीआईसीआई, आईएफएससीआई, है ना, सिडबी, यूटीआई, इन सब से भी आप लोन ले सकते हैं। सब आप पढ़ेंगे। फॉरेन सोर्सेज हो सकते हैं, बाहर से आप पैसा ले सकते हैं, एनआरआई वगैरह से पैसा ले सकते हैं। तो ये सब बोरोड फंड्स के सोर्सेज। अब आते हैं अपने चैप्टर में, शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर। तो सर अभी तक क्या चल रहा था, अभी स्टार्टर्स चल रहे थे। अब मेन चैप्टर जो हमारा है, मेन कोर्स, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे निकलती, बड़ा मजेदार सा चैप्टर है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट ए फर्म मस्ट अचीव इन ऑर्डर टू कवर द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग फंड्स इन द मार्केट प्लेस। देखिए, आप कोई भी पैसा किसी से भी ला रहे हो, चाहे डिबेंचर से ला रहे हो, चाहे टर्म लोन से, प्रेफरेंस से, इक्विटी से, किसी से भी, बदले में आप जो उसको दे रहे हैं कॉस्ट, 10%, 12%, 15%, मान लो आप ऑन एन एवरेज 18% देते हैं सबको। उस पैसे को जहां इन्वेस्ट करेंगे ना, आपकी कंपनी उस पैसे को जहां पे लगाएगी, वहां से आप जो कमाएंगे वो 18 से ज्यादा कमाना चाहिए कि कम कमाना चाहिए। अगर आपकी कॉस्टिंग फंड्स लाने के 18 है, हम पेन बनाने के व्यापार में पैसा लेकर के आए 18% पे, अलग अलग सोर्सेस से उसकी एवरेज कॉस्ट मान लो 18% आई। उस पेन बनाने के व्यापार के लिए हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पेन से जो कमाए 18 से ज्यादा कमाए कि 18 से कम कमाए कि 18 कमाए, ज्यादा। क्यों? कम कमाए तो क्या दिक्कत है, लॉस होगा साहब। आप अपने फंड्स की जो कॉस्ट है उससे उतना ही रिक्वायर्ड रिटर्न नहीं कंप्यूट कर पाए, उतना ही नहीं ला पाए। बराबर कमाए तो ना प्रॉफिट ना लॉस, ज्यादा कमाना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है ये एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है, इतना तो कम से कम कमाना पड़ेगा। या इसको लोग, कुछ लोग हर्डल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं कि इतना तो आपको करना है। ये एक बेंचमार्क है कि साहब अगर व्यापार करने जा रहे हो तो जितने पे ला रहे हो उतना तो कमाना। अगर आपको लगता है कि मुझसे भी कम कमाने वाले, तो इससे बढ़िया तो आप रजाई में बैठो घर पे, या एसी चला के बैठो, जैसा मौसम हो। व्यापार करने की जरूरत ही नहीं ना, जितना पैसा लेके आए हैं उससे तो ज्यादा कमाना है। पहली लाइन पढ़िए, यही लिखी, देखो समझ में आती कि नहीं, अपने आप पढ़ के देखो, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, कितना तो कमाना पड़ेगा, दैट अ फर्म मस्ट अचीव, जो कमाना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू कवर कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग फंड्स, जो जनरेट करके लाए फंड्स उसकी जो कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए इतना तो कमाना पड़ेगा। इट इज यूज्ड टू इवेलुएट न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ ए कंपनी, नया प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट करने के लिए कि भैया हम पेन बनाने का व्यापार शुरू करें, कि कैलकुलेटर बनाने का व्यापार शुरू करें, कि मोबाइल फोन बनाने का व्यापार शुरू करें, क्या करें क्या ना करें, इसके लिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को उस व्यापार के रिटर्न से कंपेयर करते कि अगर हम पैसा लाएंगे तो क्या कॉस्टिंग आएगी, व्यापार, पेन का व्यापार करेंगे तो क्या रिटर्न मिलेगा, कैलकुलेटर का व्यापार करेंगे तो क्या रिटर्न मिलेगा। अगर कहीं पे हमें लग रहा है कि रिटर्न हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी कम मिलने वाला है तो हम व्यापार वाला नहीं करेंगे। ये चीज आपको सिखाएगा, एक चैप्टर आएगा लेसन 2 एफएम में, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगेन वो चैप्टर एक बच्चा कॉन्सेप्चुअली तब तक नहीं सीख सकता जब तक उसको एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना आता हो। कहां इन्वेस्ट करें तो इस बात पे निर्भर करता है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा तुम लेकर के आए हो उसकी कॉस्टिंग कितनी है साहब। अगर उसकी कॉस्टिंग है लेट से 18%,
और तुम कमा पाओगे 10% तो बेकार है। दूसरा केस, उसकी कॉस्टिंग है 20%, लेकिन तुम कमा लोगे उससे 50%, तो बढ़िया है। कंपैरिजन ही तो होता है दुनिया में। तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही आपको मदद करता है कि आप इवेल्युएट कर पाए, आप कैलकुलेट कर पाए, आप ये प्रिडिक्ट कर पाए कि नया प्रोजेक्ट जो कंपनी का है वो करे कि ना करे। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम रिटर्न है इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन है फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल टू द कंपनी की, इतना तो कमाइए। 10 सेटिंग अ बेंचमार्क दैट ए न्यू प्रोजेक्ट हैज टू मीट, कि नए प्रोजेक्ट को इतना बेंचमार्क तो मीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो प्रोजेक्ट चल नहीं पाएगा। Meaning of cost of capital, cost of capital वो rate of return है that a firm must earn on its project investment to maintain अपनी market value। अपनी market value को अगर maintain करना, maintain जब भी हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो market value चल रही है, maintain रहेगा मतलब या तो उतनी रहे या उससे ऊपर हो, नीचे ना गिरे। तो अगर आप cost of capital जो लेके आए उससे भी कम कमाओगे तो cost of capital देने में दिक्कत आएगी, ब्याज कहां से दोगे? देने में प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी ना, कब तक दोगे घर से? व्यापार बंद करना पड़ेगा, आपकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। तो कह रहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रेट ऑफ रिटर्न है कि फर्म को जो अपने इन्वेस्टमेंट जहां भी उस पैसे का करने वाली ला करके उतना तो कमा ले कि अपनी मार्केट वैल्यू मेंटेन रहे और फंड्स अट्रैक्ट रहे। फंड्स अट्रैक्ट रहे मतलब अट्रैक्ट फंड्स कर पाए। मान लीजिए एक कंपनी है, डूबती हुई कंपनी है, लॉसेस हो रहे हैं, उसको पैसा चाहिए, आपके पास खूब पैसा है, आपके पास इतना पैसा है कि आप घर में गद्दा हटा करके आपने नोटों के बिस्तर लगा रखे हैं, उसको पैसा देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? लॉसेस में जा रही, वहीं ये कंपनी प्रॉफिट्स में जा रही है, दिनों दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की कर रही है, पैसा देंगे? देंगे। पैसा किसको मिलता है? फंड्स कौन अट्रैक्ट कर पाता है? जिसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जिसके फ्यूचर पोटेंशियल्स अच्छे हैं। तो कह रहे हैं फंड्स अट्रैक्ट करने हैं तो भी मार्केट वैल्यू मेंटेन करनी पड़ेगी। बल्कि बात है, अगर आपकी मार्केट वैल्यू खराब हो रही है तो जिसने पहले से भी पैसा आपको दे रखा होगा ना, वो भी अपना पैसा वापस मांगने लगे, भैया हमारा पैसा वापस कर दीजिए, हमें जरूरत है। क्रेडिटर्स उधार उधार देना बंद कर देंगे, रॉ मटेरियल, भैया अब उधार देना बंद कर दिया है। उसको पता है कि तुम कभी भाग सकते हो, तुम कभी भी बर्बाद हो सकते हो, तो कह रहे तुम्हारी बर्बादी में हमारी बर्बादी नहीं। सीढ़ी चढ़ने में सब चढ़ेंगे आपके साथ, गिरेंगे तो आप अकेले, बाकी कोई नहीं मुंह तोड़वाता अपना, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, जो बिलोंग करता है इक्विटी वालों को जो देना है आपको, है ना, डेट को जो देना है, रिटेन अर्निंग को जो देना है। इफ द फर्म फेल्स टू अर्न रिटर्न एट द एक्सपेक्टेड रेट, अगर आप एक्सपेक्टेड रेट जितना ही नहीं कमा पाए तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स विल फॉल। आप समझ पाए इस लाइन का मतलब? मार्केट वैल्यू शेयर की आपकी क्यों गिरेगी? अगर इतना भी नहीं कमा पाओगे तो शेयर की मार्केट वैल्यू गिरेगी। डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। इक्विटी शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो आपके शेयर बेचना शुरू करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड होगी नहीं तो शेयर की प्राइस गिरेगी, एंड अल्टीमेटली शेयर होल्डर की वेल्थ कम होगी, कंपनी की वैल्यू कम होने लग जाएगी। एनी डाउट्स? पक्का समझ में आया? सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और क्या मतलब है? देखो भैया, कुछ विद्वान लोगों ने अलग अलग तरीके की डेफिनेशन दी, आप ये याद ना करें लेकिन 2 से 3 बार रीड कर लें, ठीक है? समझ गए? ये क्या आता है सर? एजम्पशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ बेटा, है क्या सर ये? पहले पॉइंट पढ़ लो, ए बी सी, ए बी पढ़ लो, अच्छा केवल ए पढ़ो। ए कह रहे इट इज नॉट कॉस्ट एज सच। कह रहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो एक तरीके से कॉस्ट नहीं है, रॉ मटेरियल थोड़ी ना खरीद रहे हैं कि कितने रुपए किलो दिया भैया, आलू थोड़ी ना खरीदा है, बट एक तरीके का हर्डल रेट है तो कॉस्टली, लेकिन वैसे एक्चुअल में वो कॉस्ट ना होकर एक हर्डल रेट है कि अगर 10% में फाइनेंसिंग ला रहे हैं तो 10% से ज्यादा कमाना है तो व्यापार करें, और इट इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। दैट मींस अब ऊपर से पढ़ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन, कुछ एजम्पशन पे बेस्ड होती हैं व्हिच आर क्लोजली एसोसिएटेड व्हाइल कैलकुलेटिंग एंड मेजरिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, आपको निकालना सिखाएंगे, तो कुछ ऐसी एजम्पशंस लेंगे जो कि उससे जरूरी होंगी तब निकलेगी। इट इज टू बी कंसीडर्ड दैट there are 3 basic concept, 3 basic concept होते हैं। पहला, it is not cost as such, it is a merely a hurdle rate, it is the minimum rate of return, ये दोनों तो सर समझ में आ गए। तीसरा क्या है? it consists of, अंडरलाइन कर लीजिएगा, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, it consists of 3 important risk such as zero risk level, business risk and financial risk। मतलब सर, मतलब इधर देखो, लेवरेज चैप्टर का काम आया। लेवरेज चैप्टर में कितनी रिस्क बनी थी? 2। कौन कौन सी?
बिजनेस रिस्क, जिसको ऑपरेटिंग रिस्क भी बोलते थे, ऑपरेटिंग लेवरेज से ऑपरेटिंग रिस्क, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल लेवरेज से फाइनेंशियल रिस्क, यानी एक बिजनेस रिस्क, एक फाइनेंशियल रिस्क। आपको पता है दोनों कैसे होती है? बिजनेस रिस्क होती है बिकॉज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फाइनेंशियल रिस्क होती है बिकॉज ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। जितनी ज्यादा व्यापार में रिस्क होगी, एक व्यापार है, जितनी ज्यादा बिजनेस रिस्क, जितनी ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क होगी, उतना ज्यादा इक्विटी वाले आपसे रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो इसके लिए भी एग्जाम्पल समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। एफएम समझने का देखो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आपको कुछ ना समझ में आए, आप ये समझो आपका खुद का पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हो, एफएम समझ में आने लग जाएगी। जब खुद के पैसे की बात आती है ना तो जो अनपढ़ भी होगा उसका दिमाग बिल्कुल रफ्तार से चलता है। मानते हो कि नहीं मानते हो ना? बहुत से ऐसे लोग मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, करोड़पति अरबपति हैं। हो सकता है अगर आप डिग्री मांगे तो सीधा 10th भी ना पास किया हो, लेकिन पैसा आते ही दिमाग चलने लगता है। वैसे की बात आती है, मान लो आपका पैसा है, अगेन मानते हैं 10 लाख रुपए आपके पास है, और आपको आपने सोचा ना हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? आपके पास दो कंपनी के ऑप्शन है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। कंपनी ए के या तो इक्विटी शेयर खरीदें या कंपनी बी के। कंपनी ए में फिक्स कॉस्ट बहुत है, फाइनेंशियल लेवरेज बहुत ज्यादा है, ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा है, दैट मींस बिजनेस रिस्क एज वेल एज फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा है। कंपनी बी में मॉडरेट है लेकिन थोड़ी कम है। और दोनों की अगर हमने हिस्ट्री देखी, दोनों की हिस्ट्री में दोनों 15% का रिटर्न देते हैं। कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, ए में कि बी में? आपका खुद का पैसा है, 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदने या तो कंपनी ए के खरीदने या बी के खरीदने, दो ही ऑप्शन है आपके पास। कंपनी ए में बहुत रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क बहुत ज्यादा है। कंपनी बी में मॉडरेट है, यानी थोड़ी सी कम है, एवरेज, ऑन एन एवरेज जो मार्केट में चलता है। लेकिन रिटर्न की जब हमने बात देखी तो दोनों पे दिखाई दिया कि लोग दोनों लमसम 15% का रिटर्न देते हैं। ए में खरीदोगे ए के शेयर्स की बी के शेयर्स? बी के। क्यों क्यों बी के क्यों? उसकी रिस्क कम है। ए के कब खरीदोगे? अगर ए की रिस्क ज्यादा है तो ए रिटर्न ज्यादा दे। दैट मींस एक शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन जो होती है वो कंपनी की रिस्क प्रोफाइल को देख के होती है। जितनी ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन, जितनी ज्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा कंपनी की कॉस्ट। जो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी की कॉस्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट रिस्क। सर दो तो आपने समझ आई, एक कौन सी है? एक है जीरो रिस्क लेवल। मतलब सर इसका देखिए, अगर मैं मान लीजिए कुछ बॉन्ड्स परचेज कर लेता हूं, ट्रेजरी बॉन्ड्स, आरबीआई के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लेता हूं, वहां पे रिस्क है जीरो, कुछ रिस्क नहीं है। वो प्रॉमिस करके देते हैं कि हम आपको ऐसा वापस करेंगे। वो ट्रेजरी बॉन्ड्स मेरे को 6% का रिटर्न देते हैं, जीरो रिस्क पे कितना देते हैं? 6% का। और हम सोच रहे हैं अच्छा वहां ना करके तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, और तुम्हारी कंपनी में बिजनेस रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, तो तुम्हारी कंपनी में मेरी जो उम्मीद होगी वो 6 से ज्यादा होगी कि कम होगी? 6 से ज्यादा होगी। तभी कहते हैं कि भैया जब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनती है तो मोटा मोटा एक आरजे मतलब है रिस्क फ्री रेट। ये कोई फॉर्मूला नहीं, आप याद नहीं करिएगा, परेशान ना हो, ये सब सिखाऊंगा नीचे। रिस्क फ्री रेट लेते हैं, कितनी बिजनेस रिस्क है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मांगता है इंसान, वो प्रीमियम जोड़ते हैं, कितनी फाइनेंशियल रिस्क है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मांगता है, उतनी रिस्क जोड़ते हैं। जब ये तीनों चीजें जोड़ते हैं तब एक चीज की कॉस्ट निकलती है। कॉस्टिंग बनती ही ऐसे है, रिस्क प्रोफाइल। इवन बैंक भी पता है लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करते हैं, ये आपको पता है कि नहीं पता है? जैसे होम लोन लेना है, कोई भी लोन लेना है, तो हो सकता है आपको एक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले, आपका सिबिल स्कोर कुछ अलग हो, मेरा अलग हो। मान लो मेरे सपोज करो मेरा सिबिल स्कोर बेटर है आपके वजह से, तो हो सकता है मेरे को इंटरेस्ट रेट सस्ता मिले और आपको थोड़ा ज्यादा मिले, या वैसे वर्सा भी हो सकता है। क्यों बैंक क्यों चेंज कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट? कई बार पेपर में ऐड आता है, आजकल के पेपर में आप उठा के देख लीजिएगा, एचडीएफसी ने रेट निकाला है कि इतना रेट है, इतने %, फिर नीचे उसमें लिखा हुआ है ओनली फॉर हैविंग अ सिबिल स्कोर ऑफ 800 एंड मोर। दैट मींस प्रैक्टिकली आप जाएंगे, अब आपका सिबिल स्कोर अगर 700 निकला, नहीं सर ये वाला रेट आपके लिए नहीं, आपके लिए तो 9% दीजिए। रीजन 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 सिबिल स्कोर से आपकी रिस्क प्रोफाइल पता चल रही है। रिस्की आप ज्यादा हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे। पहले तो ये इवैल्यूएट करेगा कि देना भी है कि नहीं देना, और देना है तो आपसे ब्याज ज्यादा डिमांड करेगा। तो भैया एक्सपेक्टेशन जो इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर ही तो है। एचडीएफसी आपको होम लोन दे रहा है तो एचडीएफसी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर वो जो पैसा लगा रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर है, जो भी किसी को लोन दे रहा है, कोई भी सोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अपना रिटर्न कैसे मांगता है? वो एक तो ये देखता है भैया जीरो रिस्क में कितना रिटर्न मिलता है, प्लस हम जो दे रहे हैं उसमें बिजनेस रिस्क कितनी, उसके लिए हम एक्स्ट्रा कितना चाहते हैं, 2% 3%, और फाइनेंशियल रिस्क के लिए 1-2% 4% कितना एक्स्ट्रा चाहते हैं, तब वो बताता है कि भैया इतने से कम तो हम देंगे नहीं।
इतनी बात गई। अब पढ़िएगा, इट कंसिस्ट ऑफ तीन इंपॉर्टेंट रिस्क सच एज जीरो रिस्क लेवल। जीरो रिस्क लेवल समझ गए कि अगर रिस्क नहीं होती तो कितना रिटर्न होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं। बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, और ये एक इक्वेशन आप बना सकते हैं। अब बताइए, अगर मैं आपको ये चैप्टर पहले पढ़ाता हूं, लेवरेज नहीं पढ़ाता, तो आपको ये दोनों मैंने रिस्क समझाता ही नहीं, आपको रटवाना पड़ता। अब आप समझते हैं दोनों। क्लियर हो गया? सब लिंकिंग है, पूरा लिंकिंग से पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा सर, के का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर सी क्यों नहीं बोलते कॉस्ट ऑफ कैपिटल? अच्छा नहीं लगता होगा इसलिए के बोल रहे हैं। ठीक है। और आरजे क्या है? आरजे है रिस्क लेस कॉस्ट, या कुछ लोग इसको आरजे ना बोल के आरएफ भी बोलते हैं। आरएफ मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो आरजे बोलो या आरएफ बोलो, एक ही बात है। बी क्या है? बी है बिजनेस रिस्क के लिए जो एक्स्ट्रा तुम चाहते हो प्रीमियम, 1-2%, 4%। एफ जो है फाइनेंशियल रिस्क के लिए जो एक्स्ट्रा प्रीमियम चाहते हो। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। वही डिसाइड करते हैं, इंस्टीट्यूट खुद लिख रहा है टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। अरे जब तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं आएगी तब तक आप कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही पता चलेगा कि भैया किस किस को मिला के हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएं। क्या क्या इंपॉर्टेंस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर की? कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने में मदद करेगा। कैपिटल बजटिंग जब आपको सिखाऊंगा तो उसमें इसकी मदद आएगी। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेने में मदद करेगा। ये दोनों चैप्टर हैं आपके। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपको अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी है, प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया, उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होनी चाहिए। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप कंपेयर करेंगे अपने एक्चुअल रेट से, कि हमने जो इन्वेस्ट किया वहां से कमाया 18%, कॉस्ट ऑफ लेकर के 15%, तो नेट हमने 3% का मुनाफा कमाया। और अदर फाइनेंशियल डिसीजन जैसे कि आपकी अपनी शेयर की मार्केट वैल्यू, आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, इन सब के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फर्क डालते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे कि अदर कॉस्ट है, एक वेरिएबल टर्म है, सब्जेक्ट टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ फैक्टर। देखिए बताओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा फिक्स रहती होगी कि चेंज होती है? चेंज होती है, जाहिर सी बात है। वेरियस फैक्टर्स जो प्ले करते हैं वो क्या है? एक जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, जरा समझिएगा। अगर मान लीजिए मार्केट में लोगों के पास पैसा बहुत है, पहला केस, लोगों के पास इन्वेस्टर बहुत बैठे हैं। आप सब लोग बैठेंगे सर हमसे पैसा ले लीजिए, हमसे ले लीजिए, हमसे ले लीजिए, हमसे ले लीजिए, हमसे ले लीजिए। हमको पैसा चाहिए 1 करोड़ रुपए, और आप सब 100-200 बच्चे 1 करोड़ रुपए लेके आ गए। हमें एक ही चाहिए। देने वाले बहुत हैं, लेने वाले कम हैं। रेट आपको क्या लगता है, ज्यादा पे होगा कि कम पे होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत है साहब, पैसे देने वाले बहुत बैठे। और उल्टा करने, आपके पास ज्यादा पैसे हैं नहीं, कमी लोगों के पास पैसे हैं, तो वो ज्यादा। जनरल इकोनॉमिक कंडीशन पे तो डिपेंड करती है। इवन बहुत से लोग ये समझते हैं मार्केट में, मान लीजिए मार्केट में लोन का रेट बढ़ता है, होम लोन का रेट बढ़ गया, तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं हमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, हमने कौन सा होम लोन लिया है, हमने कोई लोन ही नहीं ले रखा है। फर्क पड़ा है, आप समझ नहीं पाए। कोई भी लोन का रेट बढ़ा, होम लोन छोड़ दिए, अगर मान लीजिए कोई और जनरल लोन बढ़ गया, नॉर्मल रोड एक बिजनेसमैन जो लोन लेता है वो बढ़ गया, होगा क्या? लोन का रेट बढ़ा, उसका खर्चा बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, इक्विटी की अर्निंग कम हुई, इक्विटी की अर्निंग कम हुई, इक्विटी का ईपीएस कम हुआ। तुम शेयर लिए बैठे थे, तुम्हारी अर्निंग कम हो गई, तुम्हें पता नहीं चल पाया। उल्टा समझे, तुमने शेयर भी नहीं ले रखा था, लेकिन तुम उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद के खाते थे। प्रोडक्ट महंगा होगा धीमे से, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग पीछे से बढ़ रही है। अल्टीमेटली हर चीज आप पे फर्क डालती है, आप समझ नहीं पाते उसको। आप पढ़ के निकाले बढ़ गया ब्याज है, ठीक, हमसे क्या लो, 20-25-100% ले लो, हमसे क्या लेना देना। राइट? समझ में आई? पढ़ के देखते हैं। जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस डिटरमाइन करती है डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल विद इन द इकोनॉमी, एज वेल एज लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या है। द इकोनॉमिक वेरिएबल इज रिफ्लेक्टेड इन द रिस्क लेस रेट ऑफ रिटर्न। इकोनॉमिक वेरिएबल इस पर डिपेंड करता है। देखिए आरबीआई वगैरह इसको कंट्रोल करता है। उसको जब मार्केट में इन्फ्लेशन कम करना होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से होगा क्या, कि लोन लेने वाले कम हो जाएंगे, मार्केट में लिक्विड मनी कम हो जाएगी, और इन्वेस्ट जो आपके पास घर पे पैसा रखा होगा कहीं और रखा होगा, आप उसको एफडीज में या इनमें इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, तो अपने आप मार्केट में लिक्विड मनी कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी, कंट्रोलिंग होती है। जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई। मार्केट की क्या कंडीशंस चल रही हैं? जैसे अगर मान लीजिए आपको दिख रहा है कि स्टॉक मार्केट आए दिन धड़ाम होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है,
आप इक्विटी शेयर में पैसा लगाएंगे? नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे? आपको डर है कि, आपको डर है, बोलो साफ साफ जो सही बोल रहे हो, आपको डर है कि पैसा डूब ना जाए, और बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, आप लगाएंगे। यही होता ही है, यही थ्योरी भी कहती है। प्रैक्टिकल लेकिन इसका उल्टा होना चाहिए। थ्योरी ये कहती है, प्रैक्टिकल सुनो। दिक्कत क्या है, आम इंसान क्यों नहीं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाता है? जब वो गिर रहा है 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 गिर रहा है, तो आप पैसा नहीं लगाते। आप कहते हैं गिर रहा है यार, पागल है, पैसा डूब जाएगा। बल्कि पैसा लगा भी होता है तो इंसान कहता है अरे गिर रहा और ना गिर जाए, बेच के निकलो। और जब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़, आपने देखा बढ़ा 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 बढ़ गया, अरे यार अब पैसा लगाया, और जैसे तुमने पैसा लगाया तुम्हारी किस्मत ऐसी है, फिर वो गिरना शुरू हुआ। तो अगर हम जो सही फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं उनकी बातों को समझें तो वो कहते हैं भैया गिरे हुए मार्केट में पैसा लगाइए, क्योंकि गिरे हुए मार्केट में पैसा लगाएंगे चीजें सस्ती खरीदेंगे आप। बट अपनी ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि गिर रहा है तो नहीं पैसा लगाने का। इसी चीज में आप फंसे हुए हैं, यही मोह माया है। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल डिसीजन कैसे हैं, कोई रिस्क, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, एंड अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग कितनी चाहिए। मान लीजिए आपको लोन चाहिए कम अमाउंट का, देखिए इधर देखिएगा एक मिनट, लोन चाहिए कम अमाउंट का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हो सकता है कम में मिल जाए। लोन ज्यादा अमाउंट का चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। ये बात आप समझते हैं? लोन अगर ज्यादा, मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं आपके हिसाब से, लोन अगर ज्यादा चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नहीं साहब ऐसा नहीं होता, ये मार्केट में आप आटा दाल चावल नहीं खरीद रहे, चीनी नहीं खरीद रहे कि आपने उसने कहा चीनी कितने रुपए किलो, उसने कहा 20 रुपए किलो, आपने कहा 100 किलो लेंगे, उसने ठीक है 19 लगा देंगे, ले लो। ये साहब लोन है साहब, यहां उल्टा चलता है। आप अगर ज्यादा लोन लेंगे तो देने वाले की रिस्क बढ़ रही है। यार ये 100 करोड़ का लोन मांगने आया है, कल को नीरव मोदी बन गया तो, समझे? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग, कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कुछ ऐसे फैक्टर जो आपके कंट्रोल में होते हैं। दुनिया में बहुत कुछ है जो आपके कंट्रोल में है, और पता है आपको बहुत कुछ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मानते हैं इस बात को कि नहीं? जैसे आपके कंट्रोल में है पढ़ाई करना, एग्जाम क्या आएगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। दिक्कत क्या है कि आप पूरे जीवन भर इसमें फंसे रहते हैं कि एग्जाम में क्या आ जाएगा। जो आपके कंट्रोल में उसमें करते नहीं, और एग्जाम में क्या आ जाएगा उस डर से दोनों जाता है। वो तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर था, कंट्रोलेबल वाले को सही करते तो अनकंट्रोलेबल आपकी कंट्रोल में थोड़ा तो आ जाता। खैर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दो फैक्टर्स, एक कंट्रोलेबल फैक्टर जो उसको इफेक्ट करते हैं, अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल कि सही तरीके से अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओ ना साहब, सोच समझ के बनाओ, कितना डेट रखें, कितना इक्विटी रखें, कितना प्रेफरेंस शेयर रखें, ध्यान से बनाओ। अगर तुमने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर गलत बनाया तो तुम्हारी गलती है ना, वो तुम्हारे कंट्रोल में था ना। कंट्रोलेबल फैक्टर, डिविडेंड पॉलिसी, आपको एक चैप्टर है पूरा पूरा डिविडेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर पे भी चैप्टर है, डिविडेंड पॉलिसी पे भी एक चैप्टर है। डिविडेंड कितना दे इक्विटी शेयर को, कम दे ज्यादा दे? याद करिए एफएम जब मैंने शुरू करी थी तब मैंने आपको डिविडेंड के बारे में बताया था। शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है 12%, अगर उससे कम देते हो तो नाराज होकर के भाग जाएगा, ज्यादा देते हो खुश हो जाएगा। लेकिन हाँ अगली बार के लिए उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। तुमने दे दिया 15, वो बड़ा खुश हो गया, अब अगली बार वो 15 सोच के बैठा है। अगली बार तुमने 13 दिया, ओके कंपनी बेकार है, भाई इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। हम सब लालची लोग हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से बढ़ती रहती है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जैसे घर वालों की नहीं एक्सपेक्टेशन होती है, मान लो एक घर वालों की डॉटर है, वो बोर्ड्स में लेके आती है या स्कूल में लेके आती है 99%, 98%, कभी अगर 95 ले आए घर वालों के चेहरे लटक जाते हैं। वहीं एक लड़का है, वो लेके आता है 35%, 40%, इस बार ले आया 55%, घर वाले मोहल्ले में लड्डू बांट रहे हैं, हमारे बच्चे ने क्या कर दिखाया। ये सब कुछ किस पे है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन थी कि ये लल्लू फेल होकर के आएगा, लेकिन वो लल्लू 55% लेके आया है साहब, और 60 ले आया। पहले के जमाने में 60% आते थे अगर बोर्ड्स वगैरह में ना, यूपी बोर्ड वगैरह में, है ना, तो लोग लड्डू बांटते थे, वाकई फर्स्ट डिवीजन आई है। आज 60% आते हैं तो कमरा बंद कर लेते, कोई पूछ ना ले, और कोई पूछता है अरे वो छोड़ो बाकी बातें बताओ यार। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या है? लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट आपके हाथ में है, मार्केट में किस इंटरेस्ट रेट पे मिलने वाला है क्या है, नहीं वो आपके हाथ में नहीं है। टैक्स रेट आपके हाथ में नहीं है। सर टैक्स रेट से क्या फर्क पड़ेगा, आपको मैंने इसीलिए पहले ही समझा दिया था, टैक्स रेट से फर्क पड़ेगा, यस और नो? फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह अलाउबल एक्सपेंडिचर है, टैक्स रेट में आपका फर्क डालेंगे। अब हम लोग अगली क्लास में
एक एक करके सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट से शुरू करेंगे कि डेट डिवेंचर वालों से पैसा लाते हैं या किसी भी तरीके का लोन लेके आते हैं जिसमें ब्याज देते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग कैसे निकलती है। आज की क्लास में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? नहीं? पक्का समझ में आ गया? घर पे रिवाइज जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।